अगम संसार सागर तर गए, वे अगम संसार सागर तर गए। यज में जीवन सफल जो कर गए, स्वस्थ और निरोग तन मन बन गया, स्वस्थ और निरोग तन मन बन गया। रोग शोकादि किनारा कर गए, रोग शोकादि किनारा कर गए। यज में जीवन सफल जो कर गए, धर्म में जीवन है बनता यज से, धर्म में जीवन है बनता यज से। पाप रूपी पात सारे झर गए, पाप रूपी पाप सारे झर गए। यज में जीवन सफल जो कर गए, देवी पूजन से मिले सुख संपदा, देवी पूजन से मिले सुख संपदा। शांति और सुख के खजाने भर गए, शांति और सुख के खजाने भर गए। यज में जीवन सफल जो कर गए, काम क्रोध आदि सब रूपानंद सभी, काम क्रोध आदि सब रूपानंद सभी। दोष सारे हो सभी बाहर गए, दोष सारे हो सभी बाहर गए। यज में जीवन सफल जो करे गए, वे अगम संसार सागर तर गए, वे अमर संसार सागर तर गए। धन्यवाद सौरभ जी। धन्यवाद जी। अब मैं सुशांता जी से निवेदन करता हूँ कि वो एक भजन, उसके बाद फिर रविंद्र गुप्ता जी, फिर पुष्पा जी। ठीक है जी, धन्यवाद सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी बहन भाइयों को मेरा नमस्कार। आज मेरा प्रभु भक्ति के ऊपर भजन है, एक छोटा सा, जो सबने सुना भी होगा, और मैं वही भजन बोल रही हूँ। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन मोड़ा कुछ डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए ये पल पल में ओ। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए ये पल पल में ओ। बेईमान क्यों नादान क्यों, बेईमान क्यों नादान क्यों, गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार।
कुछ जान ले पहचान ले, कुछ जान ले पहचान ले। होना है विचलित नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, तो जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर। जान बूझ कर इंसान क्यों मजबूर। आकाश से वैराग से, आकाश से वैराग से, कुछ भी है दुश्मन नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन मोड़ा कुछ डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अनिल भाई जी का, सब उपस्थित भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, जिन्होंने मुझे ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर भजन था। अब मैं श्री रविंद्र गुप्ता जी से निवेदन करता हूँ कि वो आए और एक भजन। श्री रविंद्र गुप्ता जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक छोटा सा गीत। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा। अच्छे व बुरे सब कर्मों से जाने पहचाने जाएंगे, अच्छे व बुरे सब कर्मों से जाने पहचाने जाएंगे। जग में वह कौन भला होगा जिसका इम्तिहान नहीं होगा, जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा। दुनिया में लाख हवन संध्या पूजा और पाठ करे कोई, दुनिया में लाख हवन संध्या पूजा और पाठ करे कोई, जीवन में शुद्ध आचरण बिना हरगिज कल्याण नहीं होगा, जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा। जीवन की सुंदर खेती में जो बोओगे सो काटोगे, जीवन की सुंदर खेती में जो बोओगे सो काटोगे। मिर्ची का बीज अगर बोया बदले में धान नहीं होगा, जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा। दर्शन उस विश्व विधाता के होंगे तो किसी दिल में होंगे, दर्शन उस विश्व विधाता के होंगे तो किसी दिल में होंगे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठा भगवान नहीं होगा,
जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा। करने का समय है यही प्यारे, कर ले कुछ नेक कमाई तू। करने का समय है यही प्यारे, कर ले कुछ नेक कमाई तू। वरना फिर मानव जीवन का मिलना आसान नहीं होगा। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा। बिल्ली को देख कबूतर तो कर लेगा आंख बंद पथिक। बिल्ली को देख कबूतर तो कर लेगा आंख बंद पथिक। तू तो इंसान कहता है, इतना नादान नहीं होगा। जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा। तब तक भव पार उतरने का पूरा मान होगा। जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। धन्यवाद। अब मैं पुष्पाचक जी से निवेदन करता हूँ कि वो आए और एक भजन प्रस्तुत करें। उसके बाद फिर नरेश खन्ना जी और नरेंद्र आर्य सुमन जी। धन्यवाद सौरभ भैया, सभी को सादर नमन। मैं ऋषि राज का एक भजन बहुत ही अच्छा है। एहसान तेरे ऋषिवर हम कैसे भुलाएंगे। एहसान तेरे ऋषिवर हम कैसे भुलाएंगे। हम कैसे भुलाएंगे। हम कैसे भुलाएंगे। एहसान तेरे ऋषिवर हम कैसे भुलाएंगे। होता है क्या सच्चा शिव, ये तुमने बताया था। होता है क्या सच्चा शिव, ये तुमने बताया था। दुनिया में जीने का हमें रास्ता बताया था। हम बढ़ते जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे। एहसान तेरे ऋषिवर हम कैसे भुलाएंगे। पंडित व महंतों ने पाखंड फैलाया था। पंडित व महंतों ने की ज्योति से अंधकार मिटाया था। तूने दीप जलाए थे, तूने दीप जलाए थे। एहसान तेरे ऋषिवर हम कैसे भुलाएंगे। हम कैसे भुलाएंगे। हम कैसे भुलाएंगे। जब तक
रहे ये दुनिया तेरा नाम अमर होगा। जब तक रहे ये दुनिया तेरा नाम अमर होगा। अफसाना ऋषि तेरा गाता हर बशर होगा। साहिल भी गाएंगे हम सब भी गाएंगे। एहसान तेरा ऋषिवर हम कैसे भुलाएंगे। एहसान तेरा ऋषिवर हम कैसे भुलाएंगे। हम कैसे भुलाएंगे। हम कैसे भुलाएंगे। एहसान तेरा ऋषिवर हम कैसे भुलाएंगे। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब मैं प्रार्थना करता हूँ नरेश खन्ना जी से कि वो आए और एक मधुर भजन प्रस्तुत करेंगे। श्री नरेश खन्ना जी। नरेश खन्ना जी शायद अभी जुड़े हुए नहीं है। नरेंद्र आर्य सुमन जी। हाँ आगे नरेश खन्ना जी आगे। सभी को सादर नमस्ते। आजकल कोरोना का प्रकोप हर जगह, तो प्रस्तुत है पथिक जी की एक रचना कोरोना विषय के ऊपर। ये कैसा तूफान विधाता, ये कैसा तूफान, ये कैसा तूफान विधाता, ये कैसा तूफान। सकल विश्व के हर प्राणी की संकट में है जान। ये कैसा तूफान, ये कैसा तूफान विधाता, ये कैसा तूफान। फैली एक महामारी है, कांप उठी दुनिया सारी है। फैली एक महामारी है, कांप उठी दुनिया सारी है। हाहाकार मचा घर घर में, हर कोई हैरान। ये कैसा तूफान, ये कैसा तूफान विधाता, ये कैसा तूफान। कोरोना का नाम सुना है, सबको मिटाना काम सुना है। कोरोना का नाम सुना है, सबको मिटाना काम सुना है। ऊंच नीच और जाति पाति की इसे नहीं पहचान। ये कैसा तूफान, ये कैसा तूफान विधाता, ये कैसा तूफान। बच्चे बूढ़े नर नारी हो,
तथा गृहस्थी ब्रह्मचारी हो, बच्चे बूढ़े नर नारी हो, तथा गृहस्थी ब्रह्मचारी हो, इस नरभक्षी हत्यारिन को सब है एक समान। ये कैसा तूफान, ये कैसा तूफान विधाता, ये कैसा तूफान। इसने इतने जाल बिछाए, करोड़ों लोग पकड़ में आए। इसने ऐसे जाल बिछाए, करोड़ों लोग पकड़ में आए। लगता है अब ये दुनिया है कुछ दिन की मेहमान। ये कैसा तूफान, ये कैसा तूफान विधाता, ये कैसा तूफान। कितने प्राणी मार दिए हैं, मौत के घाट उतार दिए हैं। कितने प्राणी मार दिए हैं, मौत के घाट उतार दिए हैं। शव इतने हैं छोटे पड़ गए, शव इतने हैं छोटे पड़ गए, मरघट कब्रिस्तान। ये कैसा तूफान, ये कैसा तूफान विधाता, ये कैसा तूफान। हम सब तेरी शरण पड़े हैं, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े हैं। हम सब तेरी शरण पड़े हैं, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े हैं। पथिक रोक दे इस आंधी को, पथिक रोक दे इस आंधी को, और न हो नुकसान, और न हो नुकसान। ये कैसा तूफान विधाता, ये कैसा तूफान। सकल विश्व के हर प्राणी की संकट में है जान। ये कैसा तूफान, ये कैसा तूफान विधाता, ये कैसा तूफान, ये कैसा तूफान, ये कैसा तूफान। धन्यवाद। इतना आज की परिस्थितियों के अनुसार कितना सुंदर गीत था ये, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नरेंद्र आर्य सुमन जी, उनसे निवेदन करता हूं कि वो एक गीत प्रस्तुत करें। श्री नरेंद्र आर्य सुमन जी। सभी को सादर सुमन जी एक मिनट। नमस्ते जी। हाँ, एक बार मैं आप सभी का केंद्रीय परिषद की ओर से स्वागत करता हूँ। आदरणीय नरेंद्र आर्य सुमन जी बड़े भ्राता हमारे, दिनेश खन्ना जी का बहुत सुंदर भजन राग, कुसुम भंडारी जी का, पुष्पा चौक जी का, रविंद्र गुप्ता जी का, और आज के जो मुख्य वक्ता हैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के डॉक्टर मनोज तंवर जी, उनका भी उद्बोधन होगा। उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद जी के पड़पोत्र धर्मयोग पत्रिका के फीचर संपादक रहे श्री विश्राम वाचस्पति जी, बड़ा सौभाग्य कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। उनका भी 15-20 मिनट उद्बोधन लेंगे। अभी राष्ट्रीय कवि डॉक्टर शास्त्रोत्तम मनीषी जी का टेलीफोन था, शायद जुड़े हमारे साथ।
उन्होंने भी सबको शुभकामनाएं दी है परिषद के लिए। मैं मनीषी जी का भी धन्यवाद करता हूँ, परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री महेंद्र भाई जी, आनंद प्रकाश जी, प्रवीण जी और ईशारे जी स्टार से सभी का स्वागत है। सौरभ जी हमारे प्रधान शिक्षक संचालन कर रहे हैं, उनका धन्यवाद। मैं सुन रहा हूँ कार्यक्रम, न्यूज भी बन रही है, क्लास भी बन है, तो एक बार मैं सभी को मैं हाजिर करवा लूँ, क्योंकि सारे दिन भर फोन आते हैं, मैं सबका फोन अटेंड नहीं कर पाता, 2-4 को जवाब देता हूँ, इसलिए होलसेल में सबको मेरी ओर से नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुमन जी, स्वागत। जी नमस्ते जी। मांग बंदे मांग उस भगवान से, मांग बंदे मांग उस भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, मांग बंदे मांग उस भगवान से, मांग बंदे मांग उस भगवान से। मिल गया जो जिंदगी की राह में, मिल गया जो जिंदगी की राह में, सबको ना दाता समझ अज्ञान से, मांग बंदे मांग उस भगवान से, मांग बंदे मांग उस भगवान से। है वही सारे जमाने का पिता, है वही सारे जमाने का पिता, उसका ही दामन पकड़ जी जान से, मांग बंदे मांग उस भगवान से, मांग बंदे मांग उस भगवान से। देख ले घर में ही बैठा है कोई, देख ले घर में ही बैठा है कोई, मिल जरा एक बार उस मेहमान से, मांग बंदे मांग उस भगवान से, मांग बंदे मांग उस भगवान से। ले बना साथी सखाओं का सखा, ले बना साथी सखाओं का सखा, फिर तुझे डर खौफ क्या तूफान से, मांग बंदे मांग उस भगवान से, मांग बंदे मांग उस भगवान से। क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, मांग बंदे मांग उस भगवान से, मांग बंदे मांग उस भगवान से, मांग बंदे मांग उस भगवान से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर मनोज तंवर जी से निवेदन करता हूं कि वो आज सत्ता के तंत्र और भविष्य की संभावनाएं विषय पर अपने विचार हम सभी को प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर मनोज तंवर जी, एसोसिएट प्रोफेसर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
श्री मनोज तंवर जी। नमस्कार। जी देख पा रहे हैं मुझे आप? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा लाइट का इशू है, चेहरा थोड़ा साफ नहीं आ रहा है। मैं लाइट बंद करूं? एक बंद करके देख लीजिए। लाइट कम है क्या? लाइट ज्यादा है बहुत, पीछे भी आगे लाइट ज्यादा है कम? सफेद सफेद हो गया ना सारा, इसलिए। अब ठीक है? अभी ठीक है पहले से। जी चलो ठीक है। वो मोबाइल के एक्चुअली कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम है। जी। तो सर्वप्रथम सभी को मेरा प्रणाम और धन्यवाद मुझे वक्तव्य के लिए यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। डॉक्टर अनिल आर्य जी, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ मैं प्रोग्राम शुरू करता हूँ। प्रोग्राम के अध्यक्ष श्रीमान विश्राम वाचस्पति जी जो स्वामी श्रद्धानंद के पुत्र हैं, मेरा सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम के अध्यक्षता में है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से स्वामी श्रद्धानंद का मैं बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। उनके सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर उन्होंने किया, उसका मैं बहुत समझता हूँ, बहुत अच्छा, मतलब मेरे अंदर से उसके लिए फीलिंग्स आती है। तो मैं सभी सज्जनों का, सभी उपस्थित बुद्धिजीवी वर्ग का स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और मैं अपने प्रोग्राम को प्रारंभ करता हूँ। सत्ता के तंत्र और भविष्य की संभावना। सत्ता का जहां तक, सत्ता और तंत्र दो भिन्न भिन्न शब्द। सत्ता का जहां तक प्रश्न है, सत्ता से तात्पर्य अधिकार से, कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पे कोई अधिकार, यानी कि सत्ता हम उसे कहते हैं जब किसी एक सिस्टम के पूरे या एक वर्ग को ऐसे कार्य करने के लिए मजबूर करना जो वो अन्यथा नहीं करता है, उसे वो कार्य करना, उसे उस तरह से प्रभुत्व दिखाना, वो सत्ता से तात्पर्य होती है। आवाज ठीक से नहीं आ रही है, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है मेरे यहाँ पे, आज मौसम खराब है। सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज आ रही है, बस पीछे से बैकग्राउंड से थोड़ा सा ना ठक ठक की आवाज आ रही है बस। पंखा बंद करता हूँ। हाँ जी, अब ठीक है जी? जी बिल्कुल ठीक है। ओके, धन्यवाद। तो सत्ता से तात्पर्य है एक व्यक्ति के द्वारा या एक संस्था के द्वारा पूरे के पूरे वर्ग को इस तरह से संचालित करना जिसमें उसकी इच्छाएं शामिल हो, उसके निर्णय शामिल हो, जो कि वो दूसरे कार्य जो वर्ग है वो अन्यथा वो कार्य नहीं करता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल परिवार में एक सत्ता होती है, चाहे वो पिता की हो, चाहे वो पति की हो, चाहे वो पत्नी की हो, किसी की भी सत्ता हो, उसके अकॉर्डिंग सारे निर्णय लिए जाते हैं, बाकी सब उन निर्णयों को मानने के लिए मजबूर होते हैं। तो वहां पे एक सत्ता है। ठीक है, तो जो एक मुख्य रूप से हम सत्ता कहें कि साधारण अर्थ में सत्ता निर्णय लेने की वह शक्ति है जो दूसरे के कार्यों को प्रभावित करती है। निर्णय कौन लेता है? जब सत्ता की बात आती है राजनीतिक क्षेत्र में, तो हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करते, एक परिवार की बात नहीं करते, वहां पर एक पूरे समाज की, पूरे राष्ट्र की बात होती है। और राष्ट्र की जब बात होती है तो सत्ता उस एक संस्था के पास, जिसे हम राजनीतिक पार्टी भी कह सकते हैं, उसके पास आ जाती है जो अपने निर्णय अन्य सभी पर लागू करती है और सभी उस निर्णय को मानने के लिए मजबूर होते हैं, चाहे वो लोकतंत्र हो और चाहे वो राजतंत्र हो। राजतंत्र में भी सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास होती है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो अधिकार जो है वो मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। मनुष्य अपनी प्रवृत्ति से ही, मनोवैज्ञानिक रूप से ही अधिकार जमाने का प्रयास करता है। और अधिकार जमाने की प्रवृत्ति आती कहां से? कभी भी सत्ता के मूल में एक मूल चीज होती है, यूनेस्को ने भी माना है, जो संयुक्त राष्ट्र का संगठन है, ये शक्ति ही उसका मूल होती है। वास्तव में वो शक्ति होती है जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं, जिसे हम, सत्ता कहाँ से पनपती है? सत्ता वहां से पनपती है जब हम किसी एक को हमसे अधिक शक्तिशाली को स्वीकार कर लेते हैं और वो हम पे फिर शासन करता है, तो सत्ता वहीं से पनपती है। तो सत्ता के मूल में जो चीज है वो है शक्ति। ठीक, और शक्ति का भी केंद्रीयकरण, शक्ति का सेंट्रलाइजेशन करना, पावर का सेंट्रलाइजेशन करना। जब पावर सेंट्रलाइज होती है, शक्ति जब केंद्रित होती है, तो शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती है, एक संस्था के हाथ में केंद्रित होती है, और उस केंद्रित शक्ति के अंतर्गत हम अपने आप को शासित पाते हैं। तो ये सत्ता होती है। और ये कोई सत्ता का नियम कोई
एक मनुष्य पर ही लागू नहीं हो रहा है, हम मनुष्यों पर ही लागू हो रहा है। आप देखेंगे तो प्रकृति में ही शक्तिशाली है, वो दूसरे का अधिकार है, और ये प्रकृति का नियम है, हमारा और आपका नियम नहीं है। हम क्या है, अपने विवेक से वो अधिकार देते हैं, मनुष्य अपने विवेक से वो अधिकार देता है। लेकिन अगर पशुओं में देखा जाए तो हम आज भी कहते हैं कि जंगल का राजा शेर। शेर जंगल का राजा क्यों है? क्योंकि शेर को सबसे ताकतवर माना जाता है, सबसे आकर्षक माना जाता है। दैट्स वाई कि शेर जो होता है जंगल का राजा कहलाता है, वो कुल संपूर्ण सत्ता को अपने कब्जे में रखता है, सब पे अपना प्रभुत्व रखता है। दूसरी बात आती है तंत्र की। तंत्र क्या होता है? तंत्र का मूल अर्थ तो हम जादू तंत्र टोना मोना से लगाते हैं, लेकिन तंत्र का एक अर्थ होता है धागा या सूत्र। तो धागा सूत्र किस काम के लिए उपयोग होता है? धागा और सूत्र जो उपयोग होता है वो बिखरे हुए जो तत्व होते हैं उनको एक साथ बांधने के लिए उपयोग होता है। तो जब सूत्र की बात आती है, जब तंत्र की बात आती है, तो तंत्र का मतलब होता है एक सिस्टम, एक व्यवस्था, जिसमें बिखरे हुए वर्गों को, बिखरे हुए लोगों को एक साथ केंद्रित किया जाता है। और जब सत्ता और तंत्र को एक साथ जोड़ा जाता है तो वो एक ऐसा सिस्टम बनता है जिसमें समाज के बिखरे हुए वर्गों को एक साथ जोड़कर उसके ऊपर प्रभुत्व स्थापित करना, यही है सत्ता का। समाज के बिखरे हुए वर्गों को, बिखरे हुए लोगों को, बिखरे हुए घटकों को एक साथ एक तंत्र में जोड़ के उनके ऊपर प्रभुत्व स्थापित करना ही सत्ता का तंत्र। ये सत्ता के तंत्र मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो दो ही रूप में आज तक हमारे सामने फलित हो पाए। तीसरा कोई रूप हमारे सामने फलित नहीं हुआ है। पहला रूप है राजतंत्र और दूसरा रूप है जो वर्तमान में हम देख रहे हैं लोकतंत्र। इसमें प्रजातंत्र नाम का एक तंत्र और है, हालांकि वो इन दोनों का ही मिला जुला रूप है जो इतना सफल हो नहीं पाया, क्योंकि राजतंत्र के परिप्रेक्ष्य में ही प्रजातंत्र की बात हो। थोड़ा पॉलिटिकल लेक्चर है आजकल, थोड़ा सा अलग तरह से चलेगा। तो अब हम अगर बात करें इसमें राजतंत्र की, सबसे पहले बात करते हैं राजतंत्र। अब एक बात गौर करने की है कि जब भी तंत्र की बात होती है, राजतंत्र की बात होती है, तो वो बात होती है केवल मनुष्यों की। राजनीति के क्षेत्र में केवल मनुष्य की बात होती है, वहाँ पे पशुओं की बात जिक्र नहीं किया जाता है, दूसरी चीजों का जिक्र नहीं किया जाता है। हालांकि मनुष्य शक्तिशाली होने के नाते पशु पे भी, जानवर पे भी, हर चीज पे, प्रकृति पे भी, वनस्पति पे भी, सब पे अधिकार करता है। क्यों? नेचर का नियम है, जो शक्तिशाली है वो अधिकार करे। और हमारे अंदर भी वही एक हायरार्की बनती है, जो हमसे अधिक शक्तिशाली है वो हम पे शासन करता है, हम जिससे अधिक शक्तिशाली है हम उस पर शासन करते हैं। यही सत्ता है, यही सत्ता का मूल रूप। ठीक, तो अब सबसे पहले बात करते हैं राजतंत्र की। जो मुख्य रूप से राजतंत्र का जो मुख्य अर्थ था वो ये था कि एक व्यक्ति के पास संपूर्ण राज्य की, सब राष्ट्र की संपत्ति का अधिकार होता था। एक व्यक्ति के पास संपूर्ण राज्य पर अपने निर्णय थोपने का अधिकार होता था, वह सबका स्वामी होता था, भगवान की तरह पूजा जाता था। यही राजतंत्र था, यही से राजतंत्र की शुरुआत। राजतंत्र पूरे विश्व में रहा है, जिसकी बिखरी व्यवस्था को हम सामंतवादी व्यवस्था के रूप में भी जान सकते हैं, जहां पर सबसे जो राजा होता था वो सब पे निर्णय थोपता था, सब उसके निर्णय मानने के लिए मजबूर होते थे। यहाँ पर मैं भारतीय राजतंत्र को थोड़ा सा अलग परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ बनिस्पत दूसरे राजतंत्रों के। दूसरे राजतंत्रों में भारत में एक अजीब एक बहुत स्पष्ट राजतंत्र, ऐसा जिस सर्वश्रेष्ठ राजतंत्र का उदाहरण हम कह सकते हैं। उसका सबसे बड़ा इंस्टेंस मैं आपको बताऊं तो एक भी ग्रंथ, एक भी ऐतिहासिक साक्ष्य ऐसा नहीं मिलेगा जब आपको ये मिलता हो कि राज्यों के बीच में, राजाओं के बीच में, सैनिकों के बीच में युद्ध हुए और जनता पे उसका कोई प्रभाव पड़ा। भारत के राजतंत्र में, पारंपरिक राजतंत्र, हर्ष के समय से पहले, चंद्रगुप्त के समय में, अशोक के समय में, किसी भी समय में आप जाएंगे, उस वक्त तक जब तक भारत पे अरब आक्रांताओं का आक्रमण होता है, उससे पहले की अवस्था में भारत का राजतंत्र इतने श्रेष्ठ स्थिति में था कि युद्ध एक ऐसी गलती है जो कि राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो वो करी जाती, वो की जाती। जब युद्ध होते थे तो किसी भी स्थिति में भारत की जनता रत्ती पर प्रभावित नहीं होती। ठीक है, एक बार एक अंग्रेज ने कहा था कि जिस समय हम भारत में आए थे और उस समय हम कुछ 100 की संख्या में थे और वो हजारों की संख्या में थे, हमने जब उन्हें हराया तो जब हम वहां से गुजर रहे थे तो जितने भी पब्लिक वहां पे खड़ी थी वो सारी की सारी पब्लिक जो थी हमारे लिए तालियां बजा रही। अगर वो सब मिल उठा के पत्थर भी हमें मार जाते हम उसी समय में भारत से बाहर हो जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारत की जनता की मानसिकता ही नहीं थी ऐसी।
भारत में युद्ध हमेशा होते रहे हैं, राज्यों के बीच में, राजाओं के बीच में युद्ध हमेशा होते रहे, लेकिन विचित्र घटना घटती थी कि भारत में जो जनता होती थी वो कभी भी उन युद्धों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं, उस पर कोई इम्पैक्ट उस युद्ध का नहीं पड़ता था। युद्ध का एक अलग क्षेत्र होता था, अलग मैदान होता था, अलग व्यवस्था होती थी, नियम होते थे, उन नियमों के अनुसार युद्ध अलग लड़े जाते। जनता में कभी भी घुसकर जनता पर किसी भी स्थिति में अत्याचार नहीं किया जाता था। इसलिए राज्य बदल जाते थे, राजा बदल जाते थे, व्यवस्थाएं बदल जाती थी, बाजार बदल जाता था, सिस्टम बदल जाता था, सब बदल जाता था। जनता को पता भी नहीं चलता था कि हमारे ऊपर अब कौन शासन कर रहा है, अब कौन शासन कर रहा है। युद्ध राजा से राजा का कॉन्टैक्ट था, जनता को उसमें कतई भी आने नहीं दी जाती। ये सबसे बड़ी विशेषता रही है भारत के राजतंत्र की, जो विश्व में किसी दूसरे राजतंत्र में देखने को नहीं। किसी भी दूसरे राजतंत्र में विश्व में देखोगे तो राजतंत्र में युद्ध का जो था मुख्य घटक, जो था आक्रमण, जो मुख्य आरोपी जो था, वो एक तरह से जनता को बना दिया जाता था। इसका उदाहरण सबसे अच्छा हमारे देश में अरब आक्रांताओं से आप देख सकते हैं। अरब आक्रांताओं का युद्ध का तरीका ही वो होता था कि वो पब्लिक में लूट करते थे, वहां पे रेप होते थे, वहां पे बलात्कार होते थे, पब्लिक को मारा जाता था, उठाया जाता था, गुलाम बनाया जाता था। ये एक तरह का एक विकृत तरह की परिस्थिति भारतीय जनता ने एकदम से देखी 9वीं 10वीं शताब्दी के बाद से, और वो हैरान रह गए, वो चक्के रह गए कि ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था। ये ऐसा था कि जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं था, एकदम से ये हो गया, उन्हें समझ में नहीं आया कि युद्ध का प्रकार हो सकता है। लेकिन युद्ध के इस प्रकार को छद्म युद्ध भी हम कह सकते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिला था इस अरब आक्रांताओं के समय। उस समय में हमने युद्ध का प्रकार देखा, और हमारी पब्लिक को भी इसकी आदि नहीं थी, क्योंकि उनको कभी प्रभाव ही नहीं पड़ता था कि कौन सा राजा कब काम कर रहा है, कौन राजा कब हम पे शासन कर रहा है। उनके लिए व्यवस्थाएं बदलती रहती थी, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं आता था। उनकी हमेशा से वैसा ही सिस्टम चलता चला था, उन्हें वही कर देना था, खुशी से छीना था। जनता खुश थी। पारंपरिक राजतंत्र में भारत की बात करें, क्योंकि पारंपरिक राजतंत्र में धर्म को केंद्र में रखा जाता था, केंद्र में रखा जाता था नियमों को, नैतिकता को, जनता की सेवा को। ये आप शुरू से लेके आखिर तक, जब भी हमारे मगध साम्राज्य से अगर शुरू करें, वहां से लेकर अगर एंड तक आए, हर्ष के समय तक आएंगे, तो आपको यही देखने को मिलेगा कि कभी भी जनता को साक्षात रूप से प्रभावित नहीं करता था राजा, कहीं पर भी नहीं करता। तो पहली बार अरब आक्रांताओं के समय में देखने को मिला। भारत में फिर जो राजतंत्र पनपा 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद, जो राजतंत्र भारत में पनपा, उस राजतंत्र की विशेषता ये थी कि उसमें जनता डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती, क्योंकि हमला करने का तरीका ही ये बन चुका था वहां पे कि सबसे पहले जनता पे ही हमला करो, वहीं पे लूट करो, वहीं पे सारा आक्रमण करो, वहीं पे बलात्कार करो, वहीं पे औरतें उठाओ ले जाओ, जो भी करना है करो। तो ये एक छद्म प्रकार का युद्ध भारत की जनता के सामने सबसे पहले प्रकट हुआ, और यही कारण था कि भारत की जनता की मानसिकता ही नहीं थी हथियार उठाने की। इस 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेज ने ये बात कही तो वो हथियार नहीं उठा सकते, क्योंकि उनकी आदत ही नहीं थी हथियार उठाने। ठीक है, तो ये राजतंत्र एक सिस्टम है जो पूरे वर्ल्ड में एक शक्ति के केंद्रीकरण को लेते हुए मतलब कि स्पष्ट होता है एक फर्स्ट तंत्र के रूप में। राजतंत्र का इतिहास छोटा नहीं है, कम से कम भी 2000 साल का इतिहास, 2000 से ज्यादा ही वर्षों का इतिहास होगा। राजतंत्र शुरू होता है और फिर युवा होता है, फिर सर्वश्रेष्ठ प्रकृति से गुजरता है, फिर एकदम से एंड में लास्ट में जाके वो अपने निकृष्ट अवस्था में आता है, जहां वो जन्म देता है लोकतंत्र, जो दूसरी व्यवस्था है। अभी तक दो ही व्यवस्थाएं तंत्र की हमें देखने को मिली, राजतंत्र, दूसरा लोकतंत्र। तो जब राजतंत्र लोकतंत्र को जन्म देता है, तो लोकतंत्र इस समय अपनी सबसे बचपन की अवस्था में है। क्यों इस लोकतंत्र को हम नहीं बचा पा रहे? 100 साल से ज्यादा पुराना नहीं लोकतंत्र, जहां राजतंत्र को 2000 साल लगे। अभी तो लोकतंत्र ने जन्म लिया है, अभी तो ये राजतंत्र का ही एक रूप बन के रह गया है। बड़ी बात करता हूं, लोकतंत्र से तात्पर्य यह होता है कि लोकतंत्र में प्रत्येक निर्णय लेने का अधिकार, सबसे बड़ी चीज है निर्णय लेने का अधिकार, और शक्ति किसके पास केंद्रित रहेगी, दो चीजें मुख्य हैं। तो लोकतंत्र में जो था निर्णय लेने का अधिकार होता है, इसका जो आदर्श है वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को निर्णय लेने का अधिकार, प्रत्येक यूनिट को निर्णय लेने का अधिकार होता है। वहां पे प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक राज्य होता है, उसमें उसको निर्णय लेने का अधिकार होता है, लेकिन ये तो संभव ही नहीं है। आप लोकतंत्र में, वर्तमान लोकतंत्र में अगर आप देखेंगे तो एक चीज पाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति का निर्णय मान्य नहीं होता है, क्योंकि कोई भी निर्णय तब लिया जाए जब एक एक व्यक्ति उस निर्णय के साथ सहमत हो। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि किसी भी सरकार द्वारा या किसी भी सिस्टम के द्वारा कोई निर्णय लिया जाए, उस निर्णय के साथ प्रत्येक व्यक्ति एकदम से सहमत हो जाए। पक्का उसमें कुछ ना कुछ व्यक्ति असहमत में मिलेंगे, कुछ सहमत भी मिलेंगे, कुछ न्यूट्रल भी। ऐसा किस लिए होता है?
इसलिए होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक यूनिट है, एक इकाई है। प्रत्येक व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता अलग है, प्रत्येक व्यक्ति की आइडियोलॉजी अलग है। आप एक ही व्यक्ति के निर्णय को लेना, एक ही सरकार के समर्थन में दो लोग होंगे, एक ही गवर्नमेंट के समर्थन में दो लोग होंगे, उनके मतों में भी किसी न किसी निर्णय को लेकर सरकार के आपस में मतभेद मिल जाए। हम एक जैसे प्रकृति के दो लोग बैठे हैं जो एक ही सरकार को सपोर्ट करते हैं, एक ही व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं, वो भी किसी न किसी निर्णय को लेकर आपस में मतभेद उत्पन्न हो जाएगा। तो जब व्यक्ति से व्यक्ति पे वो निर्णय जो मतभेद है वेरी कर रहा है, तो लोकतंत्र तो किसी भी रूप में सफल नहीं हो सकता इस रूप में कि भाई वो सबको एग्री कर दे, सबको सहमत कर दे। सबको सहमत नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास सोचने समझने की स्वतंत्रता है, संकल्प की स्वतंत्रता है, तो उसी हिसाब से वो निर्णय लेता है। अब इस समस्या से बचने के लिए लोकतंत्र को फलित करने का जो साधन बनाया गया, वो बनाया गया 51-49 फॉर्मूला, 51-49 का नियम। यानी कि 51% लोग जिस निर्णय के साथ वो लागू होगा, 49% जिस निर्णय के साथ वो लागू नहीं होगा। तो 49% लोगों का क्या, कुछ भी नहीं। किस तरह से लोकतंत्र हमने फलित किया? हमने लोकतंत्र फलित किया 51-49 के फॉर्मूला पे कि भाई हम जनता से पूछेंगे और जनता से पूछने के बाद हम पता करेंगे कि कौन सा निर्णय लागू होने लायक है, कौन सा निर्णय लागू होने लायक नहीं है। और जब ये निर्णय की बात आई तो कैसे पूछा जाएगा? हमने ये सिस्टम जो लोकतंत्र को फलित करने का बनाया, वो बनाया चुनाव। हमने चुनाव को निर्णय बनाया लोकतंत्र को फलित करने का। और चुनाव को निर्णय बनाने के बाद कैसे भाई 100 लोग तो 100% लोग तो एक जगह पे वोट डालेंगे नहीं, ऑब्वियसली लोग वोट बटेंगे। तो कैसे डिसाइड हो कि किसको पसंद किया गया है जनता के द्वारा? ठीक, ये डिसाइड करने के लिए हमने 51-49 अपनाया कि जिसकी तरफ अधिक मत जाएंगे वो निर्णय उनको भी मानना पड़ेगा, उन 49 को भी जो उसके साथ सहमत नहीं। तो ये तो लोकतंत्र के आदर्श को फलित करना नहीं हुआ, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प मिली, क्योंकि किसी भी स्थिति में लोकतंत्र में एक व्यवस्था के साथ, एक निर्णय के साथ सभी जन एक साथ सहमत नहीं हो सकते, असंभव। इसलिए लोकतंत्र कभी भी अपने आदर्शों को प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, लोकतंत्र श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होता चला जाएगा समय के साथ। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। हमारे देश में जो लोकतंत्र जन्म हुआ था 1947 के बाद, तो उस समय घटना घटी कि वास्तव में लोकतंत्र किस प्रकृति का हो। तो गांधी जी, वैसे गांधी जी के प्रति मेरा कोई विशेष आग्रह नहीं है और नेहरू के प्रति विशेष कोई मेरा दुराग्रह नहीं है, लेकिन एक व्यवस्था थी, एक मतभेद था दोनों के बीच में, उसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका उसने भारतीय लोकतंत्र में निभाई, चाहे वो पतन में निभाई है, चाहे विकास में निभाई है, चाहे धीमे विकास में निभाई है, चाहे किसी भी तरह से निभाई है। गांधी जी का मानना था कि भारत गांवों में बसता है, अगर भारत को समझना है तो गांव की जनता को जाकर समझना पड़ेगा। अगर भारत में लोकतंत्र फलित होता है तो गांवों की दृष्टि से फलित होना चाहिए। सत्ता के स्तर पे बैठ के 20-50 लोग निर्णय ले और वो निर्णय सब मान ले, ये किसी भी तरह से लोकतंत्र को फलित नहीं किया जा सकता। अगर सच्चा लोकतंत्र भारत में स्थापित करना है तो सत्ता की धुरी गांवों को बनाना पड़ेगा, फर्स्ट यूनिट गांवों को बनाना पड़ेगा, सर पे गांवों को बिठाना पड़ेगा और वहां से केंद्र की तरफ, नीचे की तरफ सत्ता आए, तब सब लोकतंत्र जो है फलित होगा। क्योंकि लोकतंत्र में उनकी मानी जाए जो बहुमत, और बहुमत कौन है? ग्राम। तो ग्राम को केंद्र में रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन नेहरू जी का मत इससे डिफरेंट। नेहरू जी का मानना था कि नहीं, गांव के लोग राजनीति की या जो भी उनका मत था वो समझ नहीं रख पाते, उस तरह से निर्णय नहीं ले पाते हैं, इसलिए सत्ता का केंद्र सेंटर में रखा जाए, जहां पे कुछ चुने हुए जो केंद्र के लोग हैं उनके पास सत्ता हो, वहां से सत्ता नीचे उठती हुई नीचे की तरफ जाए, गांव तक पहुंचे। तो गांधी जी का मत गांवों को सेंटर में रखने का, पंचायतों को सेंटर में रखने का, यानी कि जो निर्णय आज के दिन वो संसद करती है, अगर गांधी जी की व्यवस्था लागू होती भारत में तो वो निर्णय पंचायतें करती, संसद नहीं करती। पंचायतें मांग करती, पंचायतें निर्णय लेती, पंचायतें निर्णय देती है, पंचायतों के निर्णय समस्त को मानना पड़ता पूरे देश को। लेकिन उल्टी व्यवस्था जो नेहरू ने रखी, वहां पे संसद निर्णय लेती और संसद निर्णय लेती है, उस निर्णय को बिना ऑब्जेक्शन के निचली जो इकाई है, पंचायत की इकाई, वो मानने के लिए मजबूर है। क्या चाहते थे, क्या व्यवस्था बनी, ये एक उदाहरण मैंने आपको दिया है भारत में जब लोकतंत्र प्रारंभ हुआ था उस समय का। तो आज उस व्यवस्था से हम कहाँ पहुंच रहे हैं? हमारे गांव रत्ती भर भी विकसित स्थिति में नहीं, कोई अधिकार नहीं है पंचायतों को किसी भी तरह का, और अधिकार अगर थोड़ा बहुत है भी तो
73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद जो पंचायती सिस्टम लागू किया गया था, उस सिस्टम के बाद जो अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों के ऊपर भी जो मुख्य अधिकारी के रूप में डीएम को बैठाया गया है, कलेक्टर को। अब डीएम के पास वो पावर है, वो शक्ति है जिसके ऊपर कोई दूसरी पावर पंचायतों की काम नहीं करती है। जो वो निर्णय लेंगे वो निर्णय ऊपर भेजे जाते हैं, उन्हीं निर्णयों के हिसाब से, उन्हीं मांगों के हिसाब से निर्णय ऊपर संसद करती है। तो कहीं से भी गांधी जी की जो इच्छा थी वो फलित होती हुई दिखाई नहीं देती है पंचायती राज व्यवस्था के नाम पे। अब एक और थोड़ा सा पॉइंट की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो राजतंत्र है और जो लोकतंत्र है, राजतंत्र का जो मूल था वो तंत्र का मूल था सत्ता का केंद्रीय, शक्ति का केंद्रीयकरण। किसी भी व्यवस्था में, चाहे वो राजतंत्र है चाहे लोकतंत्र है, शक्ति मुख्य अस्त्र, शक्ति का केंद्रीयकरण ही उस व्यवस्था को फलित करता है। शक्ति का केंद्रीयकरण राजतंत्र में, अब शक्ति का केंद्रीयकरण के स्वरूप कुछ भी हो सकता है। शक्ति अर्थ के रूप में भी हो सकता है, शक्ति धर्म के रूप में भी हो सकता है। शक्ति का मतलब पावर किसके पास हो, सत्ता को चलाने। पावर का मुख्य माध्यम क्या बनता है, या तो धर्म बनता रहा है। राजतंत्र में धर्म बहुत प्रभावी रहा, जो राजतंत्र व्यवस्था थी उसमें धर्म बहुत प्रभावी रहा है, जिसने सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित करके रखी है और धार्मिक आधार पर ही डिसीजन लिए जाते थे। आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा पुनर्जागरण से पहले का यूरोप का 1912 सॉरी ये आपके 12वीं सदी 13वीं सदी से पहले का 14वीं सदी से पहले, वहां पर धर्म इतना प्रभावी था कि कुछ लोगों ने विज्ञान के दम पर कुछ ऐसे निर्णय देने की या कुछ ऐसी बातें कहने का प्रयास किया जो कि बाइबल को या क्रिश्चियनिटी को या उनके धर्म को स्वीकार्य नहीं थी। तो उन लोगों को बाकायदा सीटों पे जला दिया जाए, जो पोप के निर्णय के खिलाफ। धर्म इतना प्रभावी था उस समय का राजा तक को बोलने का अधिकार नहीं था। और आज भी आप देख रहे हो यूरोप में, इंग्लैंड में तो आज भी नहीं होती है, वो सर्वोच्च मानी जाती है। आज भी वो राजतंत्र व्यवस्था मैंने जिंदा रखी हुई। ठीक, तो राजतंत्र का जो मूल था उस समय में, राजतंत्र में जो शक्ति का केंद्रीकरण था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था, वो पूरा का पूरा धर्म के हाथ में था। लेकिन धर्म के हाथ से निकलकर शक्ति का ऐसा नहीं, धर्म लोकतंत्र में प्रभावित। वो जो शक्ति का केंद्रीकरण था वो धर्म के हाथ से निकल के लोकतंत्र में उसके अर्थ के हाथ में, धन के हाथ में आ गया, संपदा के हाथ में, संपत्ति के हाथ में। आज के दिन शक्ति वहां पे केंद्रित है जिसके पास धन संपदा अधिक है। ये केंद्रीकरण है। हालांकि लोकतंत्र की परिभाषा में ये कहा गया है, लोकतंत्र का अर्थ है शक्ति का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। राजतंत्र में शक्ति का केंद्रीकरण होता है, एक जगह एक गुट निर्णय लेता है, एक व्यक्ति निर्णय लेता है। लोकतंत्र में शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, शक्ति टुकड़े टुकड़े होके प्रत्येक इकाई को बढ़ती है। जो भी समाज है उसका जो सबसे निचला तबका है, वो व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल यूनिट है, उसको वो शक्ति बढ़ती है और वहां से वो लोकतंत्र वो संगठित नहीं होता। लोकतंत्र में आज ये व्यवस्था है कि अर्थ जिसके पास अधिक है, अर्थ जो सेंटर किया जा रहा है, शक्ति भी उसी के पास सेंटर हो रही है, क्योंकि अर्थ मूल बन गया है। दंड विधान आप देखते हो जो कोर्ट्स नए पंचायतों आदि में लगाए हुए हैं, आपने कभी गौर किया हो कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का हाथ काट दिया तो हाथ के बदले हाथ काटने की व्यवस्था नहीं है। दंड विधान में किसको मुख्य रूप में लाया गया है? अगर हम प्रकृति में और हमारी मनोवैज्ञानिकता में अगर हम गौर करें तो हम पाएंगे कि वास्तव में अर्थ तो मूल है, अर्थ ही मूल में आया हुआ है। अगर आप गौर करें किसी ने किसी व्यक्ति का हाथ काट दिया तो पंचायत दूसरे व्यक्ति का हाथ काटने का निर्णय नहीं देता, पंचायत निर्णय देता है, कोर्ट निर्णय देता है, कोई भी निर्णय देता है, इतना जुर्माना भरो, जाके ये सजा करो। ठीक, अर्थ का पेनल्टी का प्रावधान है कि आप 10,000, 20,000, 50,000। एक धन की कमी है, फिर मैं थोड़ा बात करूँ। एक मूवी थी, आपने गौर किया हो, दुश्मन नाम की राजेश खन्ना की फिल्म आई थी, बहुत बेहतरीन फिल्म थी अपने समय की। उसमें वो ट्रक ड्राइवर होता है, गलती से किसान को अपने ट्रक के नीचे कुचल देता है, तो कोर्ट का, अब उस किसान का परिवार जो था, बूढ़े माता पिता थे, बाकी लोग थे, उस किसान का जो परिवार था वो बहुत गरीब था, उसका एक ही सहारा था, वो मर गया था। अब कोर्ट के उस जज ने डिसीजन दिया कि तुम्हारी सजा ये है कि तुम इस परिवार का पालन पोषण। अगर जज का निर्णय क्या बनता है, कोर्ट निर्णय दिया बनता है उसे फांसी दे दी जाए, लेकिन उसके बाद उस परिवार का क्या, परिवार को कैसे चलाए? परिवार को चलाने का मुख्य अस्त्र क्या है? अर्थ। तो कोर्ट ने क्या सजा दी, आप जाइए इस परिवार की अर्थ की व्यवस्था कीजिए। और
अभी से नहीं, आपने गौर किया स्विट्जरलैंड और बहुत सी कंट्री है जहाँ पे मृत्यु दर को खत्म कर दिया। धीरे धीरे व्यवस्था उसी वक्त समय 55 की अवस्था से गुजर रहा है, जब अपनी युवा अवस्था में पहुंचेगा तो अर्थ और भी सेंटर होता चला जाएगा, धन और भी मुख्य केंद्र होता चला जाएगा, धन पे ही हर डिसीजन को करेगा, जहाँ पे दूसरी किसी चीज की वैल्यू नहीं। ये हो सकता है थोड़ा अटपटा लगे सुनने में, लेकिन वास्तविकता यही है, मनोवैज्ञानिकता यही है। धीरे धीरे अर्थ ने ही पावर का सेंट्रलाइजेशन करना है, अर्थ ने ही सारी शक्ति को अपने अंदर समेटना है, और जिस जहां अर्थ प्रभावी होगा वहीं पर शक्ति का केंद्रीकरण हो जाएगा। तो ये दूसरी व्यवस्था है लोकतंत्र। दो व्यवस्था है, एक राजतंत्र, एक लोकतंत्र। राजतंत्र में सत्ता के लिए शक्ति का केंद्रीकरण किया जाता है, लोकतंत्र में सत्ता के लिए शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाता है। लेकिन विकेंद्रीकरण करने के बावजूद भी लोकतंत्र में एक ऐसी व्यवस्था आ गई है अर्थतंत्र नाम की, जिसने उस विकेंद्रीकृत शक्ति को केंद्रीकृत कर दिया है अपने पास। अब अर्थ डिसाइड करता है कि क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्या निर्णय लिया जाना है, क्या नहीं लिया जाना है। अर्थ फैलाइए, निर्णय बदलिए। ये व्यवस्था इस समय चल रही है, और ये व्यवस्था धीरे धीरे और भी प्रगाढ़ होगी इस व्यवस्था में। अर्थ और भी सेंटर होता चला जाएगा लोकतांत्रिक व्यवस्था में। लोकतंत्र अपने बचपन से गुजर रहा है, अभी लोकतंत्र का अपनी युवा अवस्था देखते हैं, क्योंकि 2000 साल राजतंत्र को हमने 2500-3000 साल में राजतंत्र को दिए, हमें लोकतंत्र को भी फलित होने के लिए 2000 साल देने पड़ेगा। ये तो 100 वर्ष झेला है हमने, तो हमें कम से कम हजारों 2000 साल लोकतंत्र को झेलना है, और लोकतंत्र धीरे धीरे और प्रौढ़ होता चला जाएगा। जितना प्रौढ़ होता चला जाएगा उतना अच्छा होता चला जाएगा, निकृष्ट नहीं होगा, श्रेष्ठ होता चला जाएगा। और श्रेष्ठ होने में अर्थ कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लोकतंत्र में निभाने वाला है। थोड़ी आगे बात करूंगा मैं। अब थोड़ी बात करते हैं धर्म की। लोकतंत्र जो वर्तमान में चल रहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि धर्म का प्रभाव खत्म हो गया है, नहीं। वर्तमान के लोकतंत्र में धर्म का प्रभाव क्षीण जरूर हो गया है, स्वरूप जरूर बदल गया है, पर्दे के पीछे अवश्य आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। उनका कनेक्शन कट गया, वहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू है। अभी जुड़ जाते हैं वो दोबारा से। आपका माइक बंद हो गया सर। जी, उनका नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है, अभी जुड़ रहे हैं वो दोबारा से। हेलो हेलो जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका नेटवर्क लग नहीं रहा है ठीक से। ऑडियो वीडियो दोनों नहीं है। दोनों चला गया।
आचार्य जी मनोज। हाँ हाँ जी बोलिए सर, आपकी आवाज अब आ रही है। नेटवर्क थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है आपका। हेलो। हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। शरीर में आग उठाता है पूरे शरीर में। जी बोलिए, अब आपकी आवाज आएगी। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम की बात अगर सभी 5 मिनट थोड़ा रखता हूँ तो जी। तो मैं बात कर रहा था अब जो धर्म की, लोकतंत्र में धर्म का क्या प्रभाव है। लोकतंत्र में धर्म क्षीण अवश्य हुआ है, लेकिन धर्म आज के लोकतंत्र में उतना ही प्रभाव है। लेकिन ये निश्चित है कि धीरे धीरे लोकतंत्र जितनी व्यवस्था है, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, उससे धर्म का प्रभाव क्षीण होता चला जाएगा और उसका स्थान लेगा अर्थ। क्योंकि मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है मनुष्य की इस समय अर्थ, और अर्थ के बिना कुछ हो नहीं पा रहा। और जितना भी लोकतंत्र में आप एक चीज का गौर करिए, वर्तमान में जो लोकतंत्र है वहां पे शक्ति किसके पास केंद्रित है, चाहे वो भारत है चाहे वो विश्व का कोई भी मुल्क, जिसके पास अर्थ की भरपूर मात्रा है, शक्ति सारी की सारी उसी के पास की, निर्णय सारे के सारे अर्थ करवा रहा है। लेकिन लोकतंत्र में उस शक्ति को, उस अर्थ का जो सहारा बन रहा है वो राजनीतिक पार्टियां बन रही, सरकार बन रही, शासन बन रहा है, संविधान बन रहा है, लेकिन फलित अर्थ ही हो रहा है। और आने वाले समय में अर्थ ही फलित होगा। लोकतंत्र जितना पुष्ट होता चला जाएगा, अर्थ सभी से प्रगाढ़ होता चला जाएगा, और अर्थ जितना प्रगाढ़ होता चला जाएगा, हर फैसला अर्थ को ध्यान में रख के किया जाएगा। मैंने आपको उदाहरण दिया स्विट्जरलैंड का, जैसे मृत्यु दंड खत्म कर दिया, धीरे धीरे मृत्यु दंड है या किसी भी प्रकार का दंड है वो समाप्त होता चला जाएगा। अर्थ दंड एक मुख्य स्थान ले लेगा। जिसने जो अपराध किया उसकी तुलना में, भविष्य की संभावना बता रहा हूँ, ये मेरा आइडिया, जो जिसने जिस प्रकार का अपराध किया है उसकी तुलना में एक व्यवस्था बनाई जाएगी कि भाई उसकी तुलना में इतना अर्थ का भुगतान इस माध्यम से किया जाए, और सबसे बड़ी सजा होगी। मृत्यु के बदले में किसी को मृत्यु दंड देना, व्यक्ति मर गया, कुछ नहीं गया, 2 मिनट का झटका, व्यक्ति खत्म। उसके बाद पीछे जो हुआ उनका क्या। ये समस्या को धीरे 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 जैसे समाज विकसित होगा, अर्थ अपना स्थान लेता चला जाएगा भारत विश्व के दंड विधान में। अब बात करते हैं लोकतंत्र में राजतंत्र कितना प्रभावी है और राजतंत्र से लोकतंत्र किस प्रकार छूट पाया है या नहीं छूट पाया है। अब गौर कीजिए, जब से लोकतंत्र शुरू हुआ है, राजतंत्र किसी न किसी रूप में लोकतंत्र पे हावी है। अभी तक राजतंत्र के चंगुल से लोकतंत्र पूरी तरह से छूट नहीं पाया है। यूरोप में आज भी इंग्लैंड की महारानी जो है वो महारानी मानी गई है। राष्ट्रमंडल संघ सुना होगा, राष्ट्रमंडल खेल सुना होगा, कॉमनवेल्थ, इन राष्ट्रों का निर्माण क्यों हुआ। इन राष्ट्रों ने जो यूरोप का राजघराना है, उस राजघराने के प्रति एक शपथ ली कि आपने हमें इतने साल जीवन दिया, या चाहे उन्होंने गुलामी ही रखी, लेकिन उसको सम्मान प्रदर्शित करने के लिए जो जो लोग इंग्लैंड के गुलाम थे, उन लोगों ने, उन देशों ने मिलकर राष्ट्रमंडल संघ का गठन किया। और उस राष्ट्रमंडल संघ का गठन इस उद्देश्य से किया गया कि हम शाही परिवार के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं। तो ये किस रूप है, ये कौन सा लोकतंत्र? ये लोकतंत्र का वो रूप है जिसपे राजतंत्र अभी भी है। दूसरा उदाहरण देना चाहूँ, आज भी पार्टियों में पारिवारिक व्यवस्था भारत में बल्कि पूरे वर्ल्ड में भी कहीं ना कहीं राजनीतिक सत्ता का अधिकार, अमेरिका ले लो, लोग ले लो, कोई उठा लो, अमेरिका में भी मतलब बेटे के बाद बेटे राष्ट्रपति होते हैं। हमारे देश में भी बेटे पोते दादी चलता चला आ रहा है, बाप बेटा वो सत्ता चलती चली आ रही है।
ये लोकतंत्र का कौन सा रूप? ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र किसी भी स्थिति में राजतंत्र से अपने आप को अभी तक फ्री नहीं कर पाया और न कर पाएगा आने वाले, क्योंकि अभी तो लोकतंत्र अपना शिशु का आखिरी बाकी है, आने वाले समय आएगा। राजतंत्र के प्रभाव से जब लोकतंत्र होना शुरू होगा तब वास्तविक लोकतंत्र फलित होगा। वास्तविक लोकतंत्र के फलित होने में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा वो टेक्नोलॉजी निभाएगा। आप एक गौर करें कि आज क्या निर्णय होता है। आज संसद में 100, 500, 200 लोग बैठते हैं और निर्णय ले लेते हैं और वो लोग वोट डालकर निर्णय कर देते हैं जो जनता की तरफ से चुन के गए और वो निर्णय सब पे अप्लाई हो जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि मैंने अगर किसी को चुन के भेजा है तो उस निर्णय से मैं खुश हूँ। बेशक मैंने उसे चुन के भेजा है लेकिन मैं उस निर्णय से संतुष्ट हूँ, ये आवश्यक नहीं है। या कोई भी उससे संतुष्ट या असंतुष्ट हो सकता है आदि पब्लिक। लेकिन जब चुना गया है तो क्या सोच के चुना गया है? मेरा निर्णय लागू हो, मैं चाहता हूँ वो लागू, मैं इसलिए चुन रहा हूँ। लेकिन जब संसद में फैसला हुआ तो वो नहीं हुआ कुछ और हो सकता है। मैं उसके साथ एग्री नहीं हूँ या मेरा दूसरा साथी एग्री नहीं है, कोई एग्री, कोई एग्री, लेकिन वो निर्णय सब पर आरोपित हो जाता है। तो वास्तविक लोकतंत्र का क्या मानना है? वास्तविक लोकतंत्र का मानना है कोई भी निर्णय प्रत्येक व्यक्ति, समाज के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक यूनिट, प्रत्येक इकाई के माध्यम से होगा। वो जो चाहेगा वो होगा। तो ये निर्णय कैसे लिया जाए? अभी नहीं संभव है, क्योंकि लोकतंत्र तो 5 साल की व्यवस्था है, सरकार 5 साल की व्यवस्था। हम 5 साल के लिए चुन लेते हैं। जरूरी नहीं 5 साल में जब मैंने चुना है, आपने चुना है, वर्ग ने चुना है, उसी के निर्णय वहां सरकार के द्वारा लिए जाए, आवश्यक नहीं है। तो लोकतंत्र कहाँ फलित होगा? लोकतंत्र तब फलित होगा जब प्रत्येक निर्णय वहां संसद में बैठे, वहां पार्लियामेंट में बैठे 100, 500, 200 लोग नहीं, प्रत्येक निर्णय उस सेंटर से लिया जाए, उस यूनिट से लिया जाए जो समाज के सबसे छोटी इकाई, जो व्यक्ति, उस व्यक्ति के माध्यम से निर्णय व्यक्ति ले और संसद उसे लागू करे। ये वास्तविक लोकतंत्र। और इस लोकतंत्र को स्थापित करने में टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि आप 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1.5 दिन वोटिंग नहीं करवा सकते। लेकिन टेक्नोलॉजी ने ऐसा रास्ता निकाल के दिया है वर्तमान लोकतंत्र को कि आप किसी भी बारे में जनता से, पब्लिक से उसका ओपिनियन ले सकते, तुरंत ओपिनियन आ जाती है आपके 10 घंटे 2 घंटे। ये टेक्नोलॉजी ने फलित किया है। आने वाले समय में लोकतंत्र के फलित होने के लिए टेक्नोलॉजी ऐसी भूमिका मुख्य रूप से प्रशासनिक रूप में, आपके संवैधानिक रूप में या आपके संसद के रूप में निभाएगी। लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये भविष्य में निश्चित तरह होगा ही होगा, टेक्नोलॉजी से सब कुछ होगा। ठीक है, तो ये प्राचीन काल के राजतंत्र और राजतंत्र से मुक्त होता हुआ लोकतंत्र और लोकतंत्र के बाद लोकतंत्र का शिशुकाल और क्या संभावनाएं हैं भविष्य की और किस तरह से हमारा लोकतंत्र और राजतंत्र में शक्ति का विकेंद्रीकरण के नाम से शक्ति का केंद्रीकरण किया जा रहा है, शक्ति को सेंट्रल किया जा रहा है एक जगह। और उस के बारे में थोड़ी आपसे चर्चा की है। इस विषय में अगर आप मेरे से कोई प्रश्न या कोई चर्चा करना चाहते हैं तो मैं स्वागत करता हूँ। हेलो मनोज जी बोलो। मनोज जी आवाज आ रही है, बोलो, बोलिए। नहीं, अभी तक नहीं आ रही थी क्या? डॉक्टर मनोज जी बोलो, आवाज आ रही है। हाँ जी, मैंने अपना उद्बोधन समाप्त कर दिया है कि कोई प्रश्न है इस विषय में, लोकतंत्र के फलित होने के विषय में, भविष्य की संभावनाओं के विषय में मैंने बात रखी है। कोई प्रश्न हो तो किया जा सकता है। मुझे लगता है आवाज नहीं है। किसी का कोई प्रश्न हो मनोज जी से आप पूछ सकते हैं। आवाज आ रही थी क्या लास्ट में मैंने बोला है? हाँ, आवाज आ रही थी, थोड़ी कट आवाज, नेटवर्क थोड़ी दिक्कत है आपकी। आचार्य जी नमस्कार। नेटवर्क दिक्कत है। नमस्कार आचार्य जी नमस्कार, मैं अनिल बोल रहा हूँ शोरनगर आर्य समाज से। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आप मुझसे बात करें? हाँ जी, मनोज जी, डॉक्टर मनोज जी से। जैसे आपने कहा सत्ता का केंद्रीकरण और सत्ता का विकेंद्रीकरण, हिंदुस्तान में सत्ता का विकेंद्रीकरण है और अमेरिका में हिंदुस्तान में सत्ता का केंद्रीकरण है और अमेरिका में जहाँ सीनेट की व्यवस्था है वहां सत्ता का विकेंद्रीकरण है। तो वहां भी तो ऐसी व्यवस्था, मतलब नहीं, लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण एक आदर्श है, हर जगह विकेंद्रीकरण ही है, लेकिन विकेंद्रीकरण फलित नहीं हुआ, वास्तव में केंद्रीकरण है। और केंद्रीकरण जो अमेरिका है, जो भारत है, विश्व का कोई भी देश है, वो केंद्रीकरण ही कर रहा है। लोकतंत्र में केंद्रीकरण का केवल आईना दिखाया जा रहा है।
केंद्रीकरण से इस समय जो केंद्रीकरण कर रहा है वो केंद्रीकरण कर रहा है अर्थ, धन, संपदा। वो मुख्य धुरी बन के रह गया है लोकतंत्र में, जहां वो जाता है वहीं पे सत्ता काबिज होती जाए। ठीक है, विकेंद्रीकरण ही है लोकतंत्र का मूल बट विकेंद्रीकरण फलित नहीं हुआ है, देश कोई भी हो। ठीक है, धन्यवाद जी। अब आज के अध्यक्ष और किसी का कोई प्रश्न? जी चलो, अब हो गया। मैं डॉक्टर मनोज तंवर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ केंद्रीय परिषद के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से, और स्वामी श्रद्धानंद जी के पड़पौत्र, हमारा बड़ा सौभाग्य हमारे साथ जुड़े हैं, विश्राम वाचस्पति जी। उनसे प्रार्थना है कि वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य दें 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद विजय लक्ष्मी जी भी हैं, चंद्रकांता माता जी भी हैं, सविता जी हैं, सौरभ जी बाद में भजन करा लेंगे। मैं विश्राम वाचस्पति जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आइए अपना मार्गदर्शन दीजिए। श्री विश्राम वाचस्पति जी। सौरभ जी जुड़े हुए? दिखाई नहीं दे। विश्राम जी जुड़े हुए? नाम तो नहीं आ रहा उनका। चलो फिर आप 3-4 भजन करा लो, मैं उनको फोन करता हूँ। जी, मैं राजश्री यादव जी से निवेदन करता हूँ कि वो एक गीत प्रस्तुत करें। श्रीमती राजश्री यादव जी। सभी को नमस्ते। रामनवमी पे कुछ लाइनें लिखी थी, उन्हीं को दोहराना चाह रही हूँ। राम में जीवन बनाते चलो, राम में जीवन बनाते चलो, राम नवमी मनाते चलो, राम नवमी मनाते चलो। राम का श्री चरित्र पढ़ो, राम का श्री चरित्र पढ़ो, उसको ताकत बनाते चलो, राम नवमी मनाते चलो। राम को जानो और पहचानो, श्रेष्ठ गुण अपनाओ, बड़ों को आदर प्यार सभी को, भेद भाव मिटाओ, छुआछूत को मिटाते चलो, राम नवमी मनाते चलो, राम नवमी मनाते चलो। सुबह शाम यज संध्या की और वेदों को अपनाया, यह जो पवित्र को धारण किया, अश्वमेध यज्ञ रचाया। आर्य बनो और बनाते चलो, राम नवमी मनाते चलो, राम नवमी मनाते चलो। ब्रह्मचर्य के नियमों पर चल, गुरुकुल शिक्षा पाई, गृहस्थ धर्म के पावन पथ पर एक पत्नी अपनाई, सन्यासी
सन्यासी सा जीवन बिताते चलो, राम नवमी मनाते चलो, राम नवमी मनाते चलो। वन गमन सीता हरण और हनुमत मिलन सुनाऊं, लंका दहन और रावण मरण तक कितने कांड गिनाऊं। आदर्शों को निभाते चलो, राम नवमी मनाते चलो, राम नवमी मनाते चलो। राम में जीवन बनाते चलो, राम में जीवन बनाते चलो, राम नवमी मनाते चलो, राम नवमी मनाते चलो। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। जी अध्यक्ष जी जुड़ गए जी वो। सौरभ जी एक समय दे देना मुझे भी भजन का। जी जी, अभी एक बार सुदेश लिख आर्य लीजिए जी, सुदेश आर्य जी हमारे बीच हैं, वो भजन सुनाना चाहते हैं। सभी को भजन का समय मिलेगा, किसी को निराश कोई नहीं, बाद में बोल, चिंता न करो। श्रीमती सुदेश आर्य जी। श्रीमती सुदेश आर्य जी आ रही हैं। चलिए माता संतोष जी आप भजन सुना आगे। सुदेश आर्य जी आ गए। सौरभ मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, आपकी चलो आवाज माता जी का करा लो, उसके बाद कर लेते हैं। माता जी का, अच्छा हाँ जी माता जी का करा लीजिए, फिर आपने नाम बोला दिया ना जी, मैं करती हूँ फिर उसके बाद। माता संतोष आर्य जी। माता संतोष आर्य जी आप आ जाइए भजन सुना। मेरे को बुला रहे हो? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा जी, धन्यवाद जी, आपने बोला नहीं ना। नमस्ते जी सबको, एक भजन पेश कर रही हूँ। अजब हैरान हूँ भगवान, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवान, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं, करे किसी और आवाहन कि तुम मौजूद हो हर जहाँ, करे किसी और आवाहन कि तुम मौजूद हो हर जहाँ। निरादर है बुलाने को अगर घंटी बजाऊं मैं, निरादर है बुलाने को अगर घंटी बजाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवान, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। तुम्ही हो मूर्ति में भी, तुम्ही व्यापक हो फूलों में, तुम्ही हो मूर्ति में भी, तुम्ही व्यापक हो फूलों में। भला भगवान पर भगवान को क्यों कर चढ़ाऊं मैं, भला भगवान पर भगवान को क्यों कर तो चढ़ाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवान, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी
जिसे सेवा में लाऊं मैं। लगाना भोग कुछ तुमको, ये एक अपमान करना है। लगाना भोग कुछ तुमको, ये एक अपमान करना है। खिलाता है जो सोलग को, उसे क्यों कर खिलाऊं मैं। खिलाता है जो सब जग को, उसे क्यों कर खिलाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी, जिसे सेवा में लाऊं मैं। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे। महा अंधेर है कैसे, तुम्हें दीपक दिखाऊं मैं। महा अंधेर हूँ कैसे, तुम्हें दीपक दिखाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। बुझाए हैं न गर्दन है, न सीना है न पेशानी। बुझाए हैं न गर्दन है, न सीना है न पेशानी। तुम हो निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं। तुम हो निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी, जिसे सेवा में लाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। धन्यवाद जी समय देने के लिए। जी धन्यवाद। अब संगीत विशारद श्रीमती सुदेश आर्य जी वो आएंगे, वो अपना भजन सुनाए। उसके बाद फिर 2-3 भजन और प्रवीणा ठक्कर जी हैं और विजय लक्ष्मी जी हैं लखनऊ से, विजय लक्ष्मी मौर्य जी, उनका भी भजन होगा। तो पहले सुदेश आर्य जी माइक ऑन कर लीजिए अब अपना। नमस्ते सभी को। डॉक्टर साहब नमस्ते, बहुत सारी शुभकामनाएं इस सुंदर कार्यक्रम हेतु आप सभी को। और आर्य समाज के इस कार्यक्रम के संचालक सौरभ जी को भी मेरा प्रणाम। और इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए आइए एक किशोर भक्ति की जैसे चर्चा चल रही है उसी को ध्यान में रखते हुए एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। मुझे सौभाग्य मिलता है हर बार डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से, उनके कृपा से, कि मुझे अपनी बात, ऋषि की बात, आर्य समाज की बात रखने का हर कार्यक्रम में सौभाग्य मिल जाता है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। तो आइए भजन का आनंद लेते हैं। जिस प्रभु ने दिया तुमको मानुष का तन, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो। जिस प्रभु ने दिया तुमको मानुष का तन, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो। प्रभु सब में समाया है, तू जान ले। प्रभु सब में
समाया है तू जान ले, जान कर उस प्रभु को पहचान ले, जान कर उस प्रभु को पहचान ले। वक्त है कीमती तुम ख्याल करो, उसको याद करो। जिस प्रभु ने दिया हमको मानुष का तन, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो। प्यार तेरा प्रभु से हो जाएगा, तब तो उसकी लगन में खो जाएगा। प्यार तेरा प्रभु से हो जाएगा, तब तो उसकी लगन में खो जाएगा। श्वास है कीमती ये ख्याल करो, उसको याद करो। श्वास है कीमती उसको याद करो, उसको याद करो। जिस प्रभु ने दिया हमको मानुष का तन, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो। जब हृदय में तुझको ये है विश्वास, जब हृदय में तुमको ये विश्वास, वो खुद तुझको मिलने को हो बेताब। मिलने की इस तरह इंतजार करो, उसको याद करो। जिस प्रभु ने दिया तुझको मानुष का तन, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो। सामान 100 बरस जिंदगी 4 दिन, सामान 100 बरस जिंदगी 4 दिन। साथ तेरे कोई भी नहीं जाएगा, साथ तेरे कोई भी नहीं जाएगा। उम्र थोड़ी सी है तुम ख्याल करो, उसको याद करो। जिस प्रभु ने दिया हमको मानुष का तन, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो। धन्यवाद जी सभी का, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही मधुर भजन। अब मैं मुंबई से प्रवीणा ठक्कर माता जी, उनसे निवेदन करता हूँ कि वो आए अपना भजन प्रस्तुत करें। जी। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। तेरी दया हो जाए तो दाता, तेरी दया हो जाए तो दाता। जीवन धन मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, सुख लाए तेरो नाम। तू दानी तू अंतरयामी, तेरी दया हो जाए तो स्वामी। तू दानी तू अंतरयामी, तेरी
सुख लाए तेरो नाम। बस जाए मोरा सोना अंगना, बस जाए मोरा सोना अंगना, खिल जाए मोरे जाया कंगना, जीवन में रस लाए जीवन धन मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, सुख लाए तेरो नाम। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम, सुख लाए तेरो नाम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। अब लखनऊ से विजय लक्ष्मी मौर्य जी, उनके भजन की एक इच्छा है। जी जी बहुत जी, धन्यवाद, बहुत बहुत विजय लक्ष्मी मौर्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए जी, कैमरा ऑन कर लीजिए आप अपना, आपका कैमरा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, धन्यवाद, अभी कर रहे हैं। सौरभ बेटा मेरी बारी आएगी। कैमरा स्टार्ट। मेरी बारी आएगी। जय करोड़ा जी आएगी, माता जी आपकी बारी जरूर आनी थी। जी ऑन हो गया ना जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आर्यजनों को मेरा बहुत बहुत सादर नमस्ते, और आपने जो हमें अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि अभी रामनवमी का त्योहार अभी गुजरा है, तो उसी से संबंधित हम राम जी का भजन एक प्रस्तुत करना चाहते हैं। हाँ। कभी राम बन के कभी श्याम बन के कैसे आएंगे प्रभु जी, कैसे आएंगे। कभी राम बन के कभी श्याम बन के कैसे आएंगे प्रभु जी, कैसे आएंगे। वो तो निराकार भगवान है, सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है। वो तो निराकार भगवान है, सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है। निराकार हो के साकार होने कैसे आएंगे प्रभु जी, कैसे आएंगे। निराकार हो के साकार होने कैसे आएंगे प्रभु जी, कैसे आएंगे। कभी राम बन के कभी श्याम बन के कैसे आएंगे प्रभु जी, कैसे आएंगे। सुख दुख से घिरे श्री राम थे, मथुरा छोड़ गए घनश्याम थे। सुख दुख से घिरे श्री राम थे, मथुरा छोड़ गए घनश्याम थे। अंतर्यामी हो के वनगामी होने कैसे आएंगे प्रभु जी, कैसे आएंगे। अंतर्यामी हो के वनगामी होने कैसे आएंगे प्रभु जी, कैसे आएंगे। कभी राम बन के कभी श्याम बन के कैसे आएंगे प्रभु जी, कैसे आएंगे। वो तो अजर अमर है अजन्मे, कभी आते नहीं हैं गर्भ में। वो तो अजर अमर है अजन्मे, कभी आते नहीं हैं गर्भ में। सर्वज हो के अल्पज होने कैसे आएंगे प्रभु जी, कैसे आएंगे। सर्वज हो के अल्पज होने कैसे आएंगे
प्रभु जी कैसे आएंगे, कभी राम बन के कभी श्याम बन के कैसे आएंगे, प्रभु जी कैसे आएंगे। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर, ओम आनंद स्वरूप परमेश्वर, सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर, ओम आनंद स्वरूप परमेश्वर। निर्विकार हो के सविकार होने कैसे आएंगे, प्रभु जी कैसे आएंगे। निर्विकार हो के सविकार होने कैसे आएंगे, प्रभु जी कैसे आएंगे। कभी राम बन के कभी श्याम बन के कैसे आएंगे, प्रभु जी कैसे आएंगे। वो तो जगत का पालनहारा, जड़ माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। शायद उनका नेटवर्क चला गया। माता जनक अरोड़ा जी, आज का अंतिम भजन। आज का अंतिम भजन माता जनक अरोड़ा जी, उसके बाद महेंद्र भाई जी द्वारा प्रभु भक्ति का भजन, एक प्रभु भक्ति का भजन। आवाज आ रही है? आवाज आ रही बेटा? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा, हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तू संग में था नित मेरे नैना देख न पाए, चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए। जितनी भी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया, जितनी भी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। भवसागर की लहरों में भटकी जब मेरी नैया, तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खिवैया। तू लहर बना सागर की मेरी नाव किनारे लाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया।
हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा, निर्लेप प्रभु जी मेरे, हर रूप तुम्ही ने धारा, तेरी शरण में होके दाता, तेरा तुम ही को चढ़ाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। धन्यवाद बहुत बहुत सौरभ जी। जी धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य जी का कोई आदेश आवाज काट बढ़ाऊं या फिर शांति पाठ के लिए बढ़ाऊं आगे? अच्छा जी शांति पाठ की तरफ बढ़े। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों का और शक्ति और भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति का हृदय की गहराइयों से इस वेबिनार में जुड़ने के लिए आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि जब भी आपको ऐसी कार्यक्रमों की सूचना व्हाट्सएप पे मिले, आप इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखें और कार्यक्रम का धर्म लाभ उठाएं। धन्यवाद के साथ शांति पाठ। गहरा लंबा सांस भरते हुए ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है। वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय।